हेलो एवरीवन, दिस इज हेमंत सर ऑन द बिहाफ ऑफ सिलेक्शन अड्डा। आज बैठे हुए हैं अनुचंद्रा के साथ और फाइनली अनुचंद्रा के बारे में मैं क्या बोलूं, बस इनको देख के बस एक ही शायरी याद आ रही कि मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, और गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। लगातार 16 मई से फाइनली रिजेक्ट होने के बाद आज फाइनली हॉट सीट पे बैठने का मौका मिला और इंटरव्यू क्लियर हुआ है आरआरबी का, और डेजिग्नेशन इनका इस समय प्रोबेशनरी ऑफिसर है, आरआरबी में सिलेक्ट हुई हैं। एसएससी के सीजल भी निकाल चुकी हैं, सीजल अभी इस बार टायर 3 दिया है इन्होंने, और बैंक के लगातार 16 मेंस दिए हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे और मेरे ख्याल से 16 मेरे शब्द का चयन करना ही आपके लिए काफी है कि मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही। ये बात 100% इन पे साबित होता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए इन्हीं से बात करते हैं, अनु से। अनु, स्टार्ट करते हैं आपसे। आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, सारे लोग कुछ बताएं इनको। सर, मेरा नाम अनुचंद्रा है और मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मैं बेसिक स्कूलिंग मैंने यहीं से की है और ग्रेजुएशन मैंने बीएससी मैथ से किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। 2016 में। जी। 2016 में आपका बीएससी हुआ, फिर उसके बाद से बैंक के क्षेत्र में कब से स्टार्टिंग हुई आपकी? सर 2017 से मैंने एसएससी और बैंक दोनों की कोचिंग किया। और बैंक पीओ के लिए एलिजिबल आप कब से हुई? 2018 से स्टार्ट हुई। तो मतलब 15-16 मींस देने का सफर, जिसमें से एसएससी कितनी बार आपका निकला है और बैंक कितनी बार? एसएससी मेरा एक ही बार निकला है। एसएससी बाकी सारा बैंक सीजीएल टीयर 3 तक आप गई हैं? जी। अच्छा, ओके। बैंक स्पेशली 15-16 मेंस आपने दिया। क्या ऐसा कारण है कि 15-16 तक का मेंस देना पड़ गया? ऐसा कुछ तो सर, मेरा वीक पॉइंट जीए सेक्शन था और उसमें मेरा टाइम कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट हो जाता है। अच्छा, तो जीए सेक्शन में? जी, तो उसकी वजह से प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है और बाकी सारे सब्जेक्ट भी एवरेज हैं, तो अगर कोई एक भी गया तो फिर वो चला जाता था। अटेम्प्ट्स मेनली कम हो जाते थे मेंस में मेरे। मेंस में अटेम्प्ट आपके कम हो जाते थे। फिर भी 16 मेंस और फाइनली कहीं ना कहीं तो वो आपका एक स्टैंडर्ड तो बन ही गया होगा कि फाइनली सिलेक्ट हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही, लेकिन 16 मेंस तक का सफर ही कहीं नहीं। आप कैसे इतना टाइम तक, एक लंबे समय तक अपने आप को स्टेबल करके कैसे रखी है? कैसे इतना पेशेंस आया? सर, वो तो मेरा जाता पहले ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से मेरा 2-3 रुका। तो जो अगर ईडब्ल्यूएस में है तो उनको जरूर बनवाना चाहिए ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जरूर बनवा के रखें, क्योंकि 2-3 नौकरियां जा चुकी है गवर्नमेंट की ईडब्ल्यूएस की वजह से, और टाइम पे ना बनने की वजह से, ईडब्ल्यूएस ना सर्टिफिकेट होने की वजह से नौकरी नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी एक लंबा गैप रहा, एक लंबा पीरियड। सर, सपोर्ट था, आप लोगों का था, घर का था, नहीं तो कोई नहीं कर पाता। 5 साल मुश्किल होता है, 4 साल 5 साल लगातार लगे रहना उसमें। काफी टाइम गिव अप करने का भी मन हुआ, लेकिन कहीं से भी परमिशन नहीं थी मुझे कि। अच्छा, मुझे वो दिन याद है जब आप इतना ज्यादा परेशान थी और पहले तो रोना शुरू कर दिया, और दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि सर कोई जॉब हो तो बता दीजिए, हम जॉब करने के लिए तैयार हैं। जी सर, मैं भैया से भी बोल चुके थे, बाहर रहता है तो उससे भी मैंने 2-3 बार सोच लगाया था कि कहीं बाहर मिले तो मुझे बताना। तो वो मना कर दिया क्योंकि उसने बीच में छोड़ा था, तो वो नहीं चाहता था कि मेरा भी बीच में छूटे। उसी की वजह से शायद बस मुझे लगता है कि कहते हैं ना, हिम्मत ना हारियो बिसारियो ना राम, और ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और 100% हर एक इंसान का सफल होना तय है। बस डिपेंड ये करता है कि भगवान का रास्ता और भगवान का दरवाजा कब खुलता है आपके लिए। ठीक है, तो इतना लंबा धैर्य, इन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जितने भी स्टूडेंट्स आज एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी स्टेट वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहा है, इनको क्या एडवाइस आप करेंगे? इनको क्या करना चाहिए? हमारे अंदर क्या कमी थी जिसकी वजह से मुझे इतना लंबा समय लग गया और आपका इतना लंबा समय न लगे और आप पहले दूसरे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाए, उनको क्या करना चाहिए? सर, बेसिक यही है कि मेरा एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस था जिसकी वजह से बाकी चीज़ें लैक हुई। तो मैं यही कहूँगी कि जीए प्रिपेयर करते जाएं स्टार्टिंग से। मुझे लास्ट में कुछ बर्डन लगता था, तो मेरा पूरा टाइम जीए में ही जाता था स्टार्टिंग में। तो वो करते जाएं और प्रैक्टिस बनाए रखें, प्रैक्टिस मेन है। क्लासेस कितना? क्लासेस मैंने सारी क्लासेस रेगुलर की, जो भी कर पाती थी, कट ऑफ के आसपास पहुंच पाती थी वो क्लास की वजह से, क्योंकि प्रैक्टिस तो होती नहीं थी जीए की वजह से, वरना बाकी आप लोग प्रैक्टिस। यहाँ पे लगातार आपको देखा जाए तो जितने भी बेसिक बैचेस हुए हैं मैंने सारे किए हैं। हाँ, सारा किया है। और अगर अनुचंद्रा के बारे में एक बात बहुत स्पेशलिस्ट थी कि भाई कि हर एक क्लासेस में स्टिक थी, और चाहे वो प्री की क्लासेस हो, चाहे मेंस की क्लासेस हो, और चाहे वो प्रैक्टिस बैच हो। प्रैक्टिस बैच पिछली बार रिक्वेस्ट कर रही थी सर किसी तरीके से प्रैक्टिस। और अगर इनके बारे में छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ,
आज इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो यहाँ पे सिलेक्टेड होके बैठी हुई है। जस्ट अभी 1 महीने पहले आरआरबी का इंटरव्यू बैच चल रहा था। अगर ये आप ही बताएं अपने मुंह से तो ज्यादा अच्छा लोगों को लगेगा। सर मैंने परमिशन ली थी क्योंकि इस बार मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था आरआरबी में, तो मैंने परमिशन ली थी मेंस में बैठने के लिए ताकि आगे काम आए मुझे एसबीआई और आईबीपीएस। इनका एक ही क्वेश्चन था, मैं इंटरव्यू की क्लास लेने जा रहा था और लगभग 42 लोग इस बार सिलेक्शन अड्डा ने फिर से इतिहास रचा है। 42 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए। इनका सर कह रहा था कि सर मेरा प्री भी नहीं निकला है लेकिन मैं बैठना चाहती हूँ। और जितना दुख इनको था उस बैच में ना पहुंच पाने का, उससे कहीं ज्यादा दुख था हम लोगों को, क्योंकि एकदम एक्सपेक्टेड था कि इनका होना तय होना चाहिए। और जब वो क्लासेस में एंट्री की, क्लास में बैठी है, परमिशन को मिल भी गया, लेकिन एक समय होता है जब सारे लोग जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनका फोटो सेशन होता है और सारे लोग एक साथ फोटो टीचर्स के साथ खिंचा पा रहे थे। और जब उस समय फ्रेम की बात आई तो उस फ्रेम से अपने आप को बाहर कर ली, क्योंकि कारण ये था इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस दिन कहते हैं ना कि एक आंसू होते हैं और एक खून के आंसू होते हैं, और उस दिन एक टीचर होने के नाते इतना दुख हुआ था कि हमारा ही बच्चा उस फ्रेम में डिजर्व करता है लेकिन ना आ पाए। लेकिन बस 1-8 महीने बहुत ज्यादा हार्डली गुजरे हैं और आज उन लोगों से बहुत आगे आप आ चुके हैं और अपने आप को समाज में एक व्यवस्थित जगह पे पहुंचा गई। तो बस ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है, माँ बाप का भी आपके लाख लाख का धन्यवाद है कि फाइनली आपको वो मिल गया इतने लंबे समय के बाद जिसको आपकी चाहत थी। थैंक यू सर। प्री और मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में क्या इसके बात किया जाए? सर प्री एक्यूरेसी प्लस जो है स्पीड पे डिपेंड करता है, और जो कि मॉक से ही आएगी। और एक्यूरेसी मैटर करती है मेंस में भी, क्योंकि और साथ में अटेम्प्ट्स भी, तो स्पीड और प्रैक्टिस तो ये है बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, या क्लासेस में जितनी चीजें मिलती क्लासेस में जितनी मिलती है वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है कि आप अपने हिसाब से उसे चुन सकते हैं कि क्या चीजें हमारे लिए सही हैं, किधर मतलब कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाता है प्रैक्टिस के बाद। जो देखने को क्लासेस में मिलती है, आप लोग क्लासेस में मैंने बहुत बार बोला होगा, सारे सर लोग बोलते हैं, शुभम सर हो चाहे सौरभ सर हो चाहे जो सर हो, सारे लोग का एक ही कहना होता है कि जैसे जो बच्चे को पसंद होता है उसी पे ज्यादा फोकस करता है। मैथ्स पसंद है तो मैथ्स ही कर रहा है, रीजनिंग पसंद है तो रीजनिंग कर रहा है, इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश ही कर रहा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है बैंक में या एसएससी में या किसी भी वैकेंसी को क्लियर करने में रिजेक्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल सर हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ भी होती है। हाँ। तो आपको प्रैक्टिस सबकी करनी है, और एवरेज है तो सारे सब्जेक्ट एवरेज हैं तो निकलना ज़्यादा पॉसिबल है। अगर कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपको ले गया तो फिर चाहे कट ऑफ से ऊपर भी हो आप तो भी कोई मतलब नहीं होगा उसका। मतलब एवरेज बना के चलना बहुत जरूरी है। एक दिन में कितना घंटे पढ़ना जरूरी है? सर 5-6 घंटे रेगुलर मैं पढ़ती थी। हाँ, 5 घंटे 6 घंटे मैं पढ़ती थी। और बाकी कोचिंग टाइम या एक्सक्लूडिंग कोचिंग? एक्सक्लूडिंग कोचिंग, मतलब कोचिंग की क्लासेस को निकाल के 6 घंटे आपको पढ़ना है। नहीं बताना बहुत जरूरी है, 2 घंटे ऐड कर देंगे चलो ठीक है 2 घंटे हमने यहाँ पे पढ़ लिया, वहाँ पे घर के नहीं पढ़ना है, तो आप 6 घंटे आपको घर पे देना है क्लासेस की टाइमिंग को निकाल के। ठीक है अनु, फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के कि फाइनली सेलेक्ट हो गई हैं। तो एक छोटा सा मैसेज अगर डिलीवर करने को बोला जाए तो आप क्या डिलीवर करेंगी? सारे जितने भी यंगस्टर है, जितने भी प्रिपरेशन फेज में अभी कदम रखे हुए, जिन्होंने स्टार्टिंग की है, क्योंकि आपके पास एक लंबा सा अनुभव है 4-5 सालों का, और 4-5 सालों में बहुत सारे अपसाइड डाउन देखे, तो अगर एक छोटे से अनुभव को शेयर किया जाए कि हमने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? जो गलती मैंने की है सीए छोड़ के वो मत करें, और सारे सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करें। सारे सब्जेक्ट ही आपको पार लगाएंगे, बाकी वो एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता है। बस ईश्वर से कामना करेंगे कि जल्दी आपका सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का भी सफर पूरा हो जाए, और पीओ तो आप बनी चुकी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बने तो दोबारा एक बार सारे एसएससी के कैंडिडेट्स को एक बार मौका मिले जानने का कि कैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अनु, और इतना लंबे समय तक आप मेहनत की, एक आप सारे लोग के लिए इंस्पिरेशन है, और बहुत सारे लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीख लिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आप सोच लिए कि अब नहीं करना है, 2-4 महीने हो गया अब नहीं हो पाएगा, बट दे कैन और डेफिनेटली दे विल, और वो करके दिखाएंगे। और आप सारे लोग के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने बैठे हुए हैं। तो भाई सारे लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ईश्वर चाहेगा तो आपके भी जीवन में जरूर कुछ अच्छा होगा, और 100% होना ही होना है, क्योंकि आपने मेहनत किया तो मेहनत कभी व्यर्थ जाती नहीं है। तो एक छोटे से मैसेज के साथ खत्म करेंगे अनु। प्रैक्टिस बनाए रखिए, और जो सर कहते हैं ब्लाइंडली उससे फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर सब्जेक्ट में थैंक यू, हर सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस करते रहिए, अनु का यही कहना है। तो अनु बहुत बहुत धन्यवाद आज सिलेक्शन अड्डा के साथ इस हॉट सीट पे बैठने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।